अगर बिहार की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और जेडीयू का राजनीतिक समीकरण देखें तो आरजेडी में यादव और मुस्लिम्स फोकस में रहते हैं और जेडीयू में कुर्मी और मुस्लिम फोकस में रहते हैं। तो कोई ना कोई पार्टी आपको शिक्षा, रोजगार और विकास के अलावा एक और मुद्दे पर बहस करती हुई जरूर नजर आएगी, वो है भारत के 79वें इंडिपेंडेंस डे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बताया था कि देश की सीमाओं और देश के अंदर दोनों जगह आबादी के अनुपात को लेकर साजिशें चल रही हैं। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव पर हो रही चर्चा पर थोड़ा ध्यान दें तो कोई ना कोई पार्टी आपको शिक्षा, रोजगार और विकास के अलावा एक और मुद्दे पर बहस करती हुई जरूर नजर आएगी, वो है बिहार में असामान्य तरीके से बढ़ती हुई मुस्लिम पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक चेंज की। लेकिन क्यों? भारत के 79वें इंडिपेंडेंस डे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में बताया था कि देश की सीमाओं और देश के अंदर दोनों जगह आबादी के अनुपात को लेकर साजिशें चल रही हैं और कहा कि घुसपैठियों और डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्यों? अगर बिहार की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और जेडीयू का राजनीतिक समीकरण देखें तो आरजेडी में यादव और मुस्लिम्स फोकस में रहते हैं और जेडीयू में कुर्मी और मुस्लिम फोकस में रहते हैं। लेकिन क्यों? और आखिरी सवाल कि पूरे बिहार के 38 जिलों में से 21 जिलों में मुस्लिम कम्युनिटीज की पॉपुलेशन पिछले कई सालों में बहुत तेजी से क्यों बढ़ रही है, जिनमें उत्तर पूर्वी बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले डेमोग्राफी शिफ्ट में सबसे आगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृदुल द्विवेदी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह जो अलग अलग सवाल अभी मैंने आपके सामने रखे, इनका आपस में क्या रिलेशन है और इनका बिहार इलेक्शन से क्या लेना देना है। ये बिहार विधानसभा चुनाव के बीच डेमोग्राफिक शिफ्ट और नेशनल सिक्योरिटी की बात कहां से होने लगी? तो भैया जी तोह लोगन के बता दी कि पूरा लेना देना बा। चला समझल जाई एकर पूरा कहानी। देखिए, आज बिहार की राजनीति में एक नई बहस तेज हो गई है और वो है बिहार के कई जिलों में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी का मतलब बहुत आसान शब्दों में समझें तो होता है किसी जगह की आबादी का पूरा ब्यौरा, यानी उस इलाके में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, वो पुरुष हैं या स्त्री, किस धर्म या जाति से हैं, किस भाषा को बोलते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सारी बातें मिलकर किसी जगह की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बनाती हैं। अब जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ की डेमोग्राफी बताएगी कि राज्य में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने लोग शहरों में रहते हैं और कितने गाँवों में, औसत परिवार का आकार कितना है और कौन कौन से जिले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को न सिर्फ बिहार में शरण दी बल्कि उन्हें वोट बैंक में बदलने की कोशिश भी की। और ये बातें अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही बल्कि चुनावी मंचों पर खुले तौर पर उठाई जा रही हैं। ये विवाद तब और गर्माया जब बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू हुआ, जिसमें चुनाव आयोग ने जब बिहार में मतदाता सूचियों की सफाई शुरू की तो पता चला कि सीमांचल के कुछ इलाकों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जिले की पॉपुलेशन 1 लाख है तो वहां 1,12,000 आधार कार्ड इशू किए गए हैं। शायद इसी दुविधा को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी पूरी लिस्ट और उनका नाम लिस्ट से हटाए जाने का रीजन सार्वजनिक किए जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उन मतदाताओं को आधार कार्ड से पहचान साबित करने और वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने का ऑप्शन देना चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार पहचान है, नागरिकता नहीं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है तो वो सिर्फ उसका पहचान पत्र है, उसके आधार कार्ड के बेसिस पर उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी जनगणना अलग होती है।
और यहीं से कौन असली नागरिक है और कौन घुसपैठिया, इस बहस ने सियासी रंग पकड़ लिया। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में चुनाव सिर्फ शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों पर लड़े जाते हैं। किस जाति, किस वर्ग और किस कम्युनिटी के लोग किस इलाके में कितने हैं, यही तय करता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट वहां मजबूत दावेदार होगा। यानी कि जहां यादव ज्यादा हैं, वहां ज्यादातर यादव कैंडिडेट ही जीतेगा। जहां मुस्लिम हैं, वहां ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। और जहां ब्राह्मण ज्यादा हैं, वहां ज्यादातर ब्राह्मण कैंडिडेट ही जीतेगा। और इसी समीकरण का एक सबसे अहम हिस्सा है बिहार के मुस्लिम वोटर। लेकिन इस अहम हिस्से को समझने से पहले बात करते हैं बिहार की दो मुख्य पार्टी आरजेडी और जेडीयू की, जो पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति के दो बड़े ध्रुव हैं। दोनों ही पार्टियों की रणनीति में मुस्लिम समुदाय हमेशा से केंद्रीय भूमिका में रहा है। आरजेडी का पूरा वोट बैंक ही MY मुस्लिम यादव समीकरण यानी यादव और मुस्लिम गठजोड़ पर टिका हुआ है। लालू यादव जब राजनीति में उभरे थे तो उन्होंने खुले तौर पर कहा था, जिसके पास यादव और मुस्लिम हैं, उसके पास बिहार है। और इसी नारे ने 1990 के दशक में आरजेडी को अपराजय बना दिया था। 2023 की जातिगत जनगणना के हिसाब से यादव समुदाय बिहार राज्य की आबादी का लगभग 14% था और मुस्लिम आबादी करीब 17%। यानी ये दोनों आबादी मिलाकर करीब 1/3 से ज्यादा का वोट बैंक है। और ऐसे में अगर यह गठबंधन एकजुट हो जाए तो किसी भी विरोधी दल के लिए मुकाबला करना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की राजनीति का रुख थोड़ा अलग है, लेकिन उसका लक्ष्य भी वही वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने शुरुआत में अपनी छवि सुशासन बाबू के रूप में बनाई थी और जेडीयू ने हमेशा कोशिश की कि उसे सेक्युलर छवि वाला दल माना जाए, लेकिन उन्होंने भी कभी मुस्लिम वोटरों से दूरी नहीं बनाई। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में मुस्लिम समाज से जुड़े कई फैसले दिए, जैसे मदरसा टीचरों को मानदेय देना, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, हज हाउस का निर्माण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विस्तार, ताकि यह संदेश जाए कि जेडीयू सिर्फ हिंदू वोट की राजनीति नहीं कर रही। अब बात आती है इस सवाल की कि आरजेडी और जेडीयू में मुस्लिम उम्मीदवारों की हिस्सेदारी इतनी ज्यादा क्यों है। दरअसल इसका जवाब सीधे सीधे जियोग्राफी और पॉपुलेशन में छिपा हुआ है। बिहार के सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले मुस्लिम मेजॉरिटी के क्षेत्र हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी 40% से लेकर 67% तक है। यानी कोई भी पार्टी अगर इन जिलों में चुनाव जीतना चाहती है तो उसे मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारना होगा। इसलिए आरजेडी और जेडीयू दोनों ही इन इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है। और ये कोई उदारता नहीं है, बल्कि सीधी चुनावी गणना है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार में मुस्लिम वोट एकजुट होकर हमेशा एक पार्टी को नहीं जाता। पुराने दिनों में यह वोट ज्यादातर आरजेडी को मिलता था, लेकिन अब यह कई हिस्सों में बंट गया है। जेडीयू का एक वर्ग खुद को मध्यमार्गी बताकर मुस्लिम मतदाताओं को खींचता है। कांग्रेस पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यकों का वोट हासिल करने की कोशिश करती है और पिछले कुछ चुनावों में AMIM ने सीमांचल में एंट्री मारकर इस वोट बैंक को और तोड़ दिया है। यानी अब वह दौर खत्म हो गया जब कहा जा सकता था कि मुस्लिम वोट इज इक्वल टू आरजेडी। वोटिंग पैटर्न पर हुए कई स्टडीज से ये बात भी सामने आई कि बिहार का मुस्लिम समाज एक समान नहीं है। अंदर से यह भी जातीय और आर्थिक आधार पर बटा हुआ है, जैसे अशराफ उच्च तबका और पसमानदा पिछड़ा तबका। और दोनों तबकों के मुसलमानों के बीच एक बड़ा सामाजिक फर्क है। आरजेडी पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि उसने उच्च तबके के मुसलमानों को टिकट दिए और पसमानदा तबके को हाशिए पर रखा। इसकी वजह से अब पसमानदा राजनीति बिहार में एक नया फैक्टर बन गई है, जिसे AMIM और छोटे छोटे स्थानीय संगठन भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि सीमांचल के मुसलमानों का मतदान पैटर्न सिर्फ धर्म से तय नहीं होता, वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उम्मीदवार स्थानीय है या बाहर का, उसकी सामाजिक छवि क्या है और वो किस मुद्दे पर खड़ा है।
और यही वजह है कि सीमांचल की सीटों पर एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक की थ्योरी बार बार टूटती और बनती है। तो कुल मिलाकर समझिए कि बिहार की हर बड़ी पार्टी जानती है कि बिना मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। अब अगर आपको बिहार की जनसांख्यिकी तस्वीर यानी डेमोग्राफी को गहराई से समझना हो तो वो हमें 2011 की आखिरी जनगणना से समझनी होगी, क्योंकि वही आखिरी आधिकारिक जनगणना है जिस पर आज तक के सारे अनुमान टिके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 16.9% थी, यानी हर 100 लोगों में से 17 मुस्लिम थे। लेकिन सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया की बात करें तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज की। ये बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां करीब 68% आबादी मुस्लिम है, यानी यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के उन इलाकों में से एक है जहां हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं। ये जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उससे सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अब आते हैं कटिहार पर। यह जिला किशनगंज के ठीक दक्षिण में है और यहाँ करीब 43% आबादी मुस्लिम है। कटिहार में बंगाली भाषी और उर्दू भाषी दोनों समुदाय मिलते हैं, यानी बंगाल और बिहार की सरहद का ये इलाका भाषाई रूप से जुड़ा हुआ रहा। और यही वजह है कि सीमाओं पर निगरानी ढीली पड़ने पर बांग्लादेशी प्रवासी धीरे धीरे यहाँ बसने लगे और उनको पहचान पाना मुश्किल हो गया कि कौन स्थायी है और कौन बाहर से आया हुआ है। अब बात करते हैं अररिया की, जो कि बिहार का बॉर्डर लाइन जिला है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल से सटी हुई है। अररिया में मुस्लिम आबादी लगभग 40% है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि नेपाल की सीमा खुली है, यानी भारत आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है। कई रिपोर्टों की माने तो इन्हीं रास्तों से कई लोग अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और यहीं बस गए, यानी अररिया क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन फ्लो का केंद्र हमेशा से रहा। पूर्णिया की मुस्लिम आबादी लगभग 38% है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 2 दशकों में यहाँ जनसंख्या का संतुलन बदलने लगा है और इसके पीछे सीमा पार प्रवासन एक मुख्य कारण है। अब जरा इन अत्यधिक मुस्लिम आबादी वाले चारों जिलों की ज्योग्राफी समझिए। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं, जबकि अररिया की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। किशनगंज से लेकर बंगाल के दिनाजपुर और आगे बांग्लादेश तक सिर्फ एक पतली सी जमीन की पट्टी बची है। इसी रास्ते से कई दशकों से बांग्लादेशी मुसलमानों की आवाजाही होती रही है। अररिया में अमगछी और रंगेली जैसे बॉर्डर रूट्स हैं, जहां से बिना जांच के लोग सीमा पार करते रहते हैं। यानी अगर आप नक्शा देखें तो सीमांचल का इलाका एक डेमोग्राफिक कॉरिडोर बना हुआ है, एक ऐसा रास्ता जहां जियोग्राफी, बोली और धर्म तीनों एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि यह पहचान पाना मुश्किल हो चुका है कि कौन भारतीय है और कौन बाहर से आया हुआ है। और यही वजह है कि यह इलाका सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बन गया है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यही वो 4 जिले हैं जिनसे हर पार्टी की रणनीति तय होती है, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू सभी जानती हैं कि सीमांचल की इन सीटों पर बिना मुस्लिम समर्थन के जीतना उनके लिए असंभव है। इसलिए इन इलाकों में ज्यादातर टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मिलते हैं और यहीं से AIMIM जैसी पार्टियों ने भी अपनी पैठ बनाई। अब अगर बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात हो रही है तो सबसे पहले जरूरी है कि इसे केवल अफवाह या राजनीतिक बयान नहीं बल्कि डेटा, जियोग्राफी और सामाजिक हकीकत के आधार पर भी समझा जाए, क्योंकि कई बार जो बातें चुनावी भाषणों में कही जाती हैं उनका जमीन पर सच थोड़ा अलग हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सीमा से आने जाने वालों की, यानी सीमा परक आवागमन की। बिहार का सीमांचल इलाका ऐतिहासिक रूप से खुला इलाका रहा है। आजादी के पहले भी लोग सीमा के आर पार आते जाते थे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पश्चिम बंगाल के रास्ते कई आप्रवासी बिहार के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचते हैं, लेकिन इन लोगों की भाषा, पहनावा और खान पान स्थानीय बंगाली मुस्लिम जैसा होने की वजह से
स्पष्ट आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं जिससे ये साबित हो सके कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी सीमांचल में बसाए गए हैं। 2011 की जनगणना भी यही बताती है कि जहां बिहार में मुस्लिम आबादी 16.9% थी, वहीं सीमांचल के जिलों में यह 40% से लेकर 68% तक पहुंच चुकी थी। अब जरा बिहार के SIR विवाद की तरफ चलते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया था। इस प्रक्रिया में लाखों नाम हटाए गए। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने कहा कि 6 लाख मुसलमान बाहर किए गए, तो कुछ ने लिखा कि 16 लाख नाम गायब कर दिए गए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन जिलों में ज्यादातर नाम इसलिए हटे क्योंकि कई जगह दोहरे नाम, मृत मतदाता या मतदाताओं के अधूरे दस्तावेज पाए गए थे। चुनाव आयोग की श्रेणियों में धर्म नाम का कोई कॉलम होता ही नहीं है, तो ये कहना कि नाम सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से हटाए गए, ये बात अभी तक कोई भी राजनीतिक दल साबित नहीं कर पाया है। लेकिन SIR में सीमांचल के कुछ इलाकों में आधार और वोटर डेटा में बहुत भारी गड़बड़ियां सामने आई। जैसे बिना रेजिडेंशियल प्रूफ के लाखों आधार कार्ड बना दिए गए। एक व्यक्ति के नाम पर 2-2, 3-3 आधार कार्ड मिले। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इसका जवाब वहां के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। अब सवाल यह है कि इस जनसांख्यिक बदलाव को राजनीति किस तरह इस्तेमाल कर रही है। कई दलों पर आरोप है कि वे सीमांचल में रोहिंग्या या बाहरी मुसलमानों को शरण देकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2024 और 2025 के भाषणों में दोहराया कि देश के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदल रही है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी उनका सीधा इशारा इन्हीं जिलों की तरफ था जहां धार्मिक आधार पर जनसंख्या का अनुपात तेजी से बदल रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां RJD, कांग्रेस और वाम दल इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक हथकंडा बताती हैं। लेकिन सच ये है कि बिहार की राजनीति में यह डेमोग्राफिक डर और वोट बैंक की राजनीति अब गहराई से जुड़ चुके हैं। जो भी पार्टी सीमांचल में मजबूत होना चाहती है, उसे मुस्लिम मतदाताओं को साधना ही होगा, चाहे वो RJD हो, JDU हो या AIMIM हो। और यही वजह है कि सीमांचल का हर चुनाव अब सिर्फ विकास या जाति का नहीं, बल्कि डेमोग्राफी का युद्ध बन चुका है। अब बात करते हैं कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति की। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में घुसपैठिया नाम की कोई अलग मतदाता श्रेणी मौजूद नहीं है। मतदाता सूची में नागरिकता की पुष्टि के लिए जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनमें आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है, बल्कि केवल पहचान का साधन माना गया है। यानी अगर किसी के पास आधार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारतीय नागरिक ही है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह घुसपैठिया है। दरअसल ये एक कानूनी धुंध है जिसका फायदा बिहार के राजनीतिक दलों ने अपनी सुविधा के अनुसार उठाया है। अब अगर हम एक नजर डालें असम पर, तो वहां का NRC प्रयोग इस पूरे मुद्दे का एक बड़ा उदाहरण है। उस दौरान असम में लगभग 19 लाख लोगों को नागरिकता सूची से बाहर कर दिया गया था। लेकिन जांच के बाद सामने आया कि इनमें वास्तविक भारतीय भी शामिल थे। यही वजह है कि बिहार में जब भी इस तरह के सुझाव या परीक्षण की मांग उठती है, तो विपक्ष असम के उदाहरण को ढाल बनाते हुए ये कहकर पीछे हट जाता है कि हम असम जैसी गलती बिहार में नहीं दोहराएंगे। अब जो हकीकत जमीन पर है वो ये है कि बिहार के सीमांचल में बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ के ठोस सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। सीमा पर लगातार आवाजाही, स्थानीय जनसंख्या वृद्धि और पहचान के मिश्रण ने एक नया जटिल माहौल जरूर बना दिया है। RJD और JDU पर अक्सर आरोप लगता है कि वे अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर वोट बैंक तैयार करते हैं। इस पूरी बहस का सबसे अहम पहलू ये है कि अब बिहार की राजनीति में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कोई सांख्यिकीय शब्द नहीं रहा, यह अब राजनीतिक हथियार बन चुका है। हर पार्टी इसे अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करती है, कोई सुरक्षा के नाम पर तो कोई समान अधिकार के नाम पर। लेकिन इसका नतीजा ये है कि बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसे असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं और डिबेट सिर्फ और सिर्फ कौन भारतीय है कौन नहीं, इस पर सिमट गई है। सीमांचल की 4 प्रमुख सीटें
किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया बिहार की बाकी राजनीति से अलग किस्म की सामाजिक बुनावट रखती हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाता वाकई निर्णायक संख्या में है, यानी इन इलाकों में अगर कोई पार्टी जीतना चाहती है तो उसे मुस्लिम वोटरों की नब्ज पकड़नी ही होगी। लेकिन अब यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर बिहार के बाहर वालों को समझ नहीं आती कि सीमांचल में मुस्लिम वोट एक मुश्त क्यों नहीं पड़ता। 2010 तक मुस्लिम वोट बैंक लगभग पूरी तरह आरजेडी के साथ चला जाता था। लालू यादव ने MY समीकरण मुस्लिम यादव गठजोड़ के जरिए इस वोट को मजबूती से अपने साथ बांधे रखा था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदली और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल में एंट्री मारी और खेल पूरी तरह बदल गया। 2020 के विधानसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। कोचा धामन, अमौर, जौकीहाट, बहादुरगंज और बायसी जैसी सीटों पर AIMIM ने जीत दर्ज की या गहरा असर डाला। और आपको बता दें कि यह वही इलाका था जहां पहले आरजेडी और कांग्रेस को एक तरफा बढ़त मिली थी। AIMIM ने पहली बार ये साबित किया कि मुस्लिम वोटर अब नई राजनीतिक पहचान तलाश कर रहा है। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले स्थिति फिर पलटी। AIMIM के विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और आरजेडी ने इसे सेक्युलर एकता की वापसी कहा, जबकि ओवैसी ने इसे राजनीतिक सौदेबाजी बताया। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के मुस्लिम मतदाता किस आधार पर फैसला लेते हैं। दरअसल सीमांचल में यह तय होता है कि उम्मीदवार कितना स्थानीय है, वह इलाके की भाषा बोलता है या नहीं, उसकी जातीय पहचान क्या है, उसका धर्म क्या है। इन सब चीजों का असर वोटिंग पर पड़ता है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम होना काफी नहीं है, बल्कि आप किस जाति के मुस्लिम हैं, यह भी बड़ा सवाल है। जैसे अशराफ उच्च तबके के माने जाते हैं और पसमानदा पिछड़े तबके के। इन दोनों के बीच का सामाजिक फर्क यहाँ खुलकर दिखता है। आरजेडी और कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगता है कि वे ज्यादातर टिकट अशराफ तबके के मुसलमानों को देते हैं, यानी शेख, सैयद या पठान समुदाय को। इससे पसमानदा मुसलमान खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं और नई पार्टियों की तरफ झुकते हैं। AIMIM ने इसी असंतोष को भुनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका नारा था पसमानदा को पहचान दो, सिर्फ इस्तेमाल मत करो। लेकिन जमीन पर यह आंदोलन अब तक अधूरा ही है। अब जरा इसके आंकड़ों की तरफ देखते हैं। 2010 से 2020 तक सीमांचल की लगभग 24 सीटों पर हुए विधानसभा चुनावों में औसतन 40 से 45% वोट मुस्लिम उम्मीदवारों को मिले और आरजेडी और जेडीयू दोनों ने अपने उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम नेताओं की संख्या बढ़ाई। 2020 में आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें 8 जीते। जेडीयू ने 11 को, कांग्रेस ने 20 को और AIMIM ने 18 में से 15 सीटें जीतकर सीमांचल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। यानी हर पार्टी ने अपने तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की। अब जब 2025 का चुनाव करीब है तो तस्वीर वही पुरानी है, लेकिन मोड़ नए हैं। आरजेडी कह रही है कि मुस्लिम यादव गठबंधन ही उसकी पहचान है। जेडीयू समावेशी राजनीति का नारा दे रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीमांचल अब बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। बिहार की राजनीति में अब सुरक्षा बनाम वोट बैंक का जो नया विमर्श तेजी से उभरा है, वह अब एक राष्ट्र स्तरीय चिंता का रूप ले चुका है। क्योंकि मुद्दा यह है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत करके सुरक्षा के ढांचे को कमजोर करता है, तो यह ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि इससे दो चीजें एक साथ प्रभावित होती हैं। पहली, देश की आंतरिक सुरक्षा और दूसरी, जनता का राजनीतिक भरोसा। अब जरा सोचिए, जब हर चुनाव में भारी घुसपैठिए और वोट बैंक मुसलमान जैसे नारे लगते हैं, तो असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पीछे छूट जाते हैं। यही वह बिहार है जहां हर साल लाखों नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जहां बाढ़ और पलायन अब तक हल नहीं हुआ, जहां साक्षरता दर अब भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है, लेकिन चुनावों में चर्चा होती है कि कौन बाहरी है और कौन नहीं। यानी सुरक्षा की चिंता और वोट बैंक की राजनीति आपस में टकराकर असली नीति निर्माण को हाशिए पर धकेल रही हैं।
अब अगर घुसपैठ वाकई हो रही है तो उसका हल क्या है? राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और कानूनी कार्रवाई। इसका मतलब यह हुआ कि बॉर्डर पर निगरानी मजबूत हो, अवैध दस्तावेजों की जांच निष्पक्ष हो और जो भी डेटा सामने आए वह अदालत की निगरानी में सार्वजनिक किया जाए। अंत में लोकतंत्र की ताकत उसकी विविधता और संतुलन में होती है। अगर कोई भी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर समझौता करती है तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। बिहार की डेमोग्राफी बदली है, यह एक तथ्य है, लेकिन यह बदलाव कितना भारी प्रभाव का परिणाम है, इसका जवाब सिर्फ डेटा, जांच और अदालत की पारदर्शिता दे सकती है। इसलिए अगर हमें एक सुरक्षित और मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो हमें सुरक्षा और वोट बैंक के बीच का संतुलन कायम रखना होगा, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी राजनीति डर या नफरत से नहीं बल्कि विकास और जिम्मेदारी पर आधारित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव में चल रहे जनसांख्यिकी का पूरा मुद्दा समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिटेल्ड रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।